नोट लगा के लिखते हैं बातें। कल कहाँ तक हो गया था ये बता दो। कल रेडियो एक्टिविटी चल रही थी ना? यस सर, उसके 4-5 हाँ, तो खत्म करते हैं रेडियो एक्टिविटी को ही। अगली हेडिंग डालो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिविटी में ही आता है ये। कल बेटा अपन ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, क्या? AT बराबर A नॉट E की पावर माइनस लैम्डा टी। याद आ रहा है क्या बेटा? यस सर, एक्टिविटी। हाँ, और ये कहां से आया था? इस वाले एक्सप्रेशन से आया था, ln n नॉट अपॉन एन टी। तो अपन ने बोला था n नॉट अपॉन एन टी को A नॉट अपॉन AT भी लिख सकते हैं, ठीक है? अपन ने कल देखा भी था, क्योंकि n नॉट की प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी होती थी इनिशियल वाली, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा टी। ये एक्सप्रेशन आया था। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में होता क्या है, पहले मैं एक दो बातें लिखा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है? इसकी बेटा हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ इसकी होती है किसकी? कार्बन 14 के लिए बात कर रहे हैं, 5770 ईयर्स, लगभग 6000 साल हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 आइसोटोप की। सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा, चलो वी विल सी। टी हाफ कितना होता है? लगभग 6000 वर्ष, 5770 ईयर्स होता है। अब इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज करते हैं उस चीज को समझे। ये कार्बन डेटिंग उनके लिए यूज करते हैं जो कभी जिंदा थे और आज की तारीख में फिलहाल जिंदा नहीं है। तो हम उनकी लगभग एक अप्रोक्सीमेट एज पता करना चाहते हैं कि कोई अपने को, मान लो कोई बहुत पुराना पेड़ मिला, डेड प्लांट, ठीक है? कोई अपने को डेड प्लांट मिला, तो अपने की इच्छा हुई कि इसकी लगभग उम्र कितनी रही होगी। एग्जैक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते अपन, लेकिन हाँ लगभग एक आइडिया लग जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं, जो ये आपको डेड प्लांट मिला है ना, तो आप क्या करो, डेड प्लांट की एक्टिविटी नाप लो। एक्टिविटी कैसे आएगी? अब इस चीज को सुने। आप कोई भी लिविंग बीइंग ले लें, लिविंग बीइंग में बेटा प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है? तो अपन इनटेक लेते हैं, अपन वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, वी इनटेक एयर। तो क्या होता है, वाइल इनटेक हमारी बॉडी में C14 एंटर करता है। हाँ बेटा, ये पहली स्लाइड है। हमारी बॉडी में C14 एंटर करता है और C14 एक रेडियो एक्टिव है, तो वो डिसइंटीग्रेट भी करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एमएलएन सब मर गए तो सिंपल सी बात है कि अब मैं इंटेक नहीं ले रहा हूं, इंटेक नहीं ले रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी में कार्बन 14 का इंटेक बंद हो गया? हाँ जी। अब अपने को पता है रेडियो एक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो या निपट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डिसइंटीग्रेट होना है तो होना है, ठीक है? पहले क्या हो रहा था, मेरी बॉडी में मैं इंटेक कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा कार्बन 14 भी आ रहा था और डिसइंटीग्रेट भी कर रहा था। अब केवल डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो बेटा ये बताओ, मेरी बॉडी में किस टाइम पे कार्बन 14 ज्यादा है, जब मैं जिंदा हूं या जब मैं निपट गया? बताओ, बोलो बच्चों। निपटने के जब बाद। मैं जिंदा हूं। क्यों? डिसइंटीग्रेट तो पहले भी हो रहा था जब मैं जिंदा था, मरने के बावजूद भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन पहले जब मैं जिंदा था तो मैं इंटेक भी तो ले रहा था, अब मैं मर गया तो ऑब्वियस सी बात है इंटेक मेरा रुक गया। तो बेटा ये बताओ, जो एक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज के, ठीक है? अब बताओ एक्टिविटी कब ज्यादा आएगी, जब मैं जिंदा हूं या जब मेरी डेड बॉडी मिली है बहुत सालों बाद? जिंदा। बताओ बेटा। जब मैं जिंदा हूं उस टाइम पे एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है? अब मान लो जब बहुत सालों बाद जब मेरी डेड बॉडी किसी को मिली, तो उसने क्या किया, उसको एक अप्रोक्सीमेट एज पता करनी थी मेरी, तो उसने क्या किया, मेथड के थ्रू, कोई उनके पास डिवाइस रही होगी, उसने क्या किया, एक्टिविटी नाप ली, ठीक है? तो बेटा ये बताओ, किसी टाइम के बाद उसने मेरी एक्टिविटी नापी है ना, तो उस टाइम पे एक्टिविटी मेरी ए नॉट होगी या ए टू? डेड बॉडी में कौन होगी, एटी या ए नॉट? डेड बॉडी में होगी 80 होगी। अच्छा, ए नॉट कहां से आएगा? तो वो क्या करेंगे, सुंदरम को पकड़ेंगे और बोलेंगे ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना,
तो चलो इसकी एक्टिविटी नाप लेते हैं, क्योंकि जब एमएलएन सर जिंदा रहे होंगे तो लगभग इन दोनों की सेम ही एक्टिविटी रही होगी। तो उन्होंने सुंदरम को पकड़ा और एक्टिविटी नाप ली, तो जो सुंदरम से एक्टिविटी मिली वो बेटा 80 है या ए नॉट? वो है ए नॉट। ए नॉट आती है फ्रेश से, जो फ्रेश बंदा है, लिविंग बंदा है, वहां से आता है ए नॉट, और जो डेड बंदा है, जो पुरानी बॉडी मिली है, वहां से आता है 80। अच्छा, अब बात आती है हमें ए नॉट मिल गया, हमें 80 मिल गया। अच्छा, अब बात है कि अपने को टाइम पता करना है, तो लैम्डा कहां से आएगा बताओ बच्चों? तो लैम्डा अपने को पता है कि ln2/t½ बेटा, लैम्डा तो निकाल सकते हैं ना? बोलो बच्चों, लैम्डा क्या होएगा? अपने पास t½ निकालना आता है, क्योंकि अपने को दे रखा है, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या होता है? n0/nt बराबर, बोलो बच्चों, लैम्डा टी। ठीक है, अपने को निकालना है t½ तो t½ अपने को पता है, ठीक है, अपने को t½ पता है, तो t½ पे nt कितना हो जाएगा बेटा बोलो? ln n0/n0/2। बेटा nt कितना हो जाएगा हाफ पे? nt कितना हो जाएगा? n0/2। ठीक है, और टाइम पीरियड हाफ लाइफ का मुझे पता है कितनी है? 5770 years। तो बेटा क्या लैम्डा आ गया बताओ? ln2/t½ यानी 5770, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ईयर का इनवर्स। क्या ये लैम्डा आ गया? यस सर। हमारे पास लैम्डा आ गया। ए नॉट हमने फ्रेश स्टफ से नाप लिया, 80 हमने डेड बॉडी से नाप लिया, और लैम्डा पता था तो हम टी निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम। तो हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि लगभग बॉडी कितनी पुरानी होगी। ठीक है बेटा, वॉइस ठीक आ रही है क्या? यस सर, कभी कभी स्लिप देखो, थोड़ी थोड़ी बीच में पड़ती है। चलो आप जब बोर्ड की तरफ लिख रहे होते तब फंसते। चलो मैं कुछ करता हूँ, इतना छापो भैया। इतना लिख लो, ठीक है। तो आपका लैम्डा आ गया यहां से। अब मैं एक दो चीजें और लिख देता हूँ। 80 कहां से आएगा बोलो बच्चों? फ्रॉम डेड स्टफ, या फ्रॉम डेड स्टफ। और ए नॉट कहां से आएगा बेटा? फ्रॉम, बोलो बेटा, लिविंग या फिर फ्रेश स्टफ। स्टफ मतलब बॉडी हो सकती है, प्लांट हो सकता है। फ्रॉम फ्रेश लिविंग स्टफ, ठीक है, इतना लिख लो, ठीक है, छाप लो भैया। टी कार्बन 14 की हाफ लाइफ याद रखना लगभग 6000 साल के आसपास होती है, ठीक है। तो इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है, ये लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको t½ दे रखा होगा, ए नॉट दे रखा होगा, 80 दे रखा होगा, वो आपसे टी निकलवाएंगे। तो t½ की हेल्प से आप लैम्डा निकाल लेना, टी आप निकाल लेना, सॉल्व करना तो आता ही है। यही दो तो एक्सप्रेशन यूज होनी है, ठीक है। n0/2 क्यों किया बेटा? t½ निकालना, t½ के करस्पॉन्डिंग nt कितना हो जाएगा? n0/2। हाफ लाइफ मुझे पता है ना बेटा, हाफ लाइफ मुझे पता है ना, तो मुझे लैम्डा निकालना था यहां से। तो मुझे हाफ लाइफ पता है, तो हाफ लाइफ कितनी है? 5770। तो हाफ लाइफ के लिए nt कितना हो जाएगा? n0/2। तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू दी कार्बन डेटिंग, ठीक है। चलो कार्बन डेटिंग खत्म हो गया। हेडिंग डालो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। राइट डाउन द हेडिंग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें तो कुछ नया था नहीं, कार्बन डेटिंग में चल रहा है, एक्सप्रेशन अपन ने यूज कर लिया, बस 80 और A0 बता दिया, t½ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगली हेडिंग डालो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये बताओ, आपको मैंने nth ऑर्डर रिएक्शन लिखाया है? यस सर। तो उसी में n की वैल्यू 2 डाल दो, सेकंड ऑर्डर आ गई क्या? लेकिन ये बताओ, जो सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आपको लिखाया था उसके लिए रिएक्शन क्या थी? A गोइंग टू प्रोडक्ट, और रेट क्या था? Ka⁴ n, ठीक है। ये कहानी थी अपनी।
चलो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बेटा अपना nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या आया था? ct की पावर 1 माइनस एन। बेटा बोला था मैंने nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन याद कर लेना, काम में आता है। ct की पावर 1 माइनस एन बराबर सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 माइनस एन इंटू 80 kt। ठीक है, चलो अपन ने टी हाफ तो निकाल ही रखा है, तो टी हाफ की चर्चा तो करेंगे नहीं आज। इसको क्या बेटा ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट की पावर n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू के इंटू टी। बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब आप इतने भी समझदार हो कि n माइनस 1 इंटू के को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में। हाँ, ये कर सकते हैं अपन, n माइनस 1 इंटू के ये ले आए और दिस इज इक्वल टू योर t। ठीक है बेटा, मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, एक क्वेश्चन ये है, इस एक्सप्रेशन में क्या n बराबर 1 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि n बराबर 1 के लिए तो डेरिवेशन अपन ने करा ही नहीं था। चैट एवरीवन पे है क्या? उस पे डाल देता हूं, चलो। तो n बराबर 1 आप नहीं डाल सकते। ठीक है, अच्छा बेटा जरा ये बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है? इनफाइनाइट। अभी ग्राफ बनवा के दिखाया था ना, ठीक है, और आपको एक्सप्रेशन भी लिखवाया था। एक्सप्रेशन क्या आता था फर्स्ट ऑर्डर में? सी टी बराबर सी नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो इसको खत्म करने के लिए टाइम कितना चाहिए होता था? इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने में कंप्लीट होती है? इनफाइनाइट में। ठीक है, अच्छा जीरो ऑर्डर? फाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं, इसको ना पहले तो ये लिखो nth ऑर्डर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मान लो सेकेंड ऑर्डर के लिए, और मैं निकालना चाह रहा हूं t 100%। तो बेटा जरा ये बताओ, t 100% के लिए ct कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों। 100%। अबे t 100% के लिए ct कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा पूरा। हाँ, ये बच्चे जो चैट में बता रहे हैं बेटा, माइक बोल ओपन करके बोल दिया करो। t 100% पे ct कितना हो जाएगा? 0। बेटा 1 अपॉन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, सेकेंड ऑर्डर के लिए t 100% इनफाइनाइट है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट वक्त लगेगा। यस सर। थर्ड ऑर्डर होती तो तब भी ct 0 हो जाता t 100%। हाँ। तो फिर से क्या इनफाइनाइट टाइम लगता है इसको? यस सर। तो आपको समझ में आ रहा, फोर्थ ऑर्डर हुई तब भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ए गोइंग टू प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बेटा t 100% कितना है? बोलो फटाफट। वॉइस चेक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है यार? माइक तो बढ़िया चल रहा है, बैटरी चेंज करवा सकता हूं मैं, और क्या। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन क्या आता था भैया? बोलो। ln सी नॉट अपॉन सी टी बराबर लैम्डा टी। इसकी बैटरी चेंज कर दीजिए। हाँ, अगर बेटा 100% के लिए सी टी कितना हो जाएगा? 0। तो t 100% कितना आया बच्चों? बोलो। इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन तो लगेगा नहीं, n बराबर 1 होल्ड नहीं करता। अच्छा बेटा सेकेंड ऑर्डर के लिए बोलो बेटा, टाइम t 100% कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। थर्ड ऑर्डर के लिए t 100% कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कितना वक्त लगा? इनफाइनाइट। सेकेंड ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट, थर्ड ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट, फोर्थ ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट। तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर रिएक्शंस विद ओवरऑल ऑर्डर, बोलो बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
reaction takes infinite time for completion. Reaction takes infinite time for completion. हेलो बेटा, आप ठीक आ रही है आवाज? यस सर। यस चलो अब बढ़िया, बैटरी डेड होगी। रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर एक या एक से ज्यादा है तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट होएगी ही नहीं। बोलो बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तो बहुत बड़ा है ना। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक या एक से अधिक है तो वो वाली रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और अपन लिख लें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, बताओ बेटा? फॉर, या अपन लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या तो आप जीरो यहीं डाल के देख लो तो टाइम आ जाता है C0/2 के, याद आ रहा है क्या? yes, और अगर वो आ जाएगा T 50%, और अगर आपको T 100% चाहिए तो कितना आ जाएगा? C0/K। ठीक है बेटा, T 100% चेक करो, जीरो ऑर्डर का C0/K आता था, या चुपचाप आप n की वैल्यू यहीं जीरो डाल के देख लो, T 100% के लिए CT 0 कर देना। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? जीरो ऑर्डर, बोलो बच्चों, रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। इन फाइनाइट टाइम। बेटा आपको मैंने क्वेश्चन भी करा रखे, वक्त लगता है C0/K। इस टाइप डिफरेंट मेथड बता रहे हैं क्या? क्या चीज बेटा? डिफरेंट मेथड बता रहे हैं क्या जीरो ऑर्डर ये सब का? अरे नाना, आप तो क्या करो, T 100% निकालना है ना, जीरो तो डाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। बोलो बच्चे यस और नो? यस। तो इसमें जीरो डाल दो, और T 100% पूछे तो CT कितना हो जाएगा? 0। तो यहीं से T 100% निकाल लो, C0/K आ गया, खत्म। अरे आपके सामने nth ऑर्डर का है ना। ठीक है, इसमें बस n बराबर 1 नहीं डाल सकते आप, जीरो तो डाल सकते हो, जीरो डाल के T 100% निकाल लो, C0/K आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फाइनाइट टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, कभी कभी मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, तो बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके के आते हैं। अब हेडिंग जो मैं डलवा रहा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसको लिखो भैया। हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ी सी चर्चा अपन सेकंड ऑर्डर की पहले भी कर चुके हैं, थोड़ी सी आज और करेंगे। जो आज वाली चर्चा टफ नहीं है, थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आप लोगों को तो मैथ्स आती है, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। और भैया जो 2-3 बच्चे मैसेज कर रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, आपके ग्रुप पे किसी बच्चे ने ही डाल दी थी, और एक दूसरे ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग, और रेजो सर पे भी अपलोड हो गई है। ठीक है, तो आप देख लेना, रेजो सर पे आज हुई है दोपहर के वक्त। ठीक है, A+B, और मैं बोल तो दिया उनको आईडी फिक्स करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी वीक या नेक्स्ट वीक से आईडी फिक्स हो जाएगी। क्या ही फिक्स करें, तो छुट्टी के बाद। हाँ, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी है, सही बात है। A+B गोइंग टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो अब बेटा इसमें ना एक दो चीजें समझते हैं अपन। अगर T बराबर 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A दे रखी है और इसकी B दे रखी है, और किसी टाइम T पे बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? बोलो बच्चों। A-X और B-X, क्योंकि LR ER तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि A और B में आपने कुछ दे नहीं रखा है कि कौन बड़ा है कौन नहीं, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं इसके 1 मोल के लिए 1 मोल, तो X के लिए X मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, आपको बेटा रेट लॉ गिवन है कि A⁻1 और B⁻1। बेटा ये बताओ, जो A और B यहां लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T होती है इनिशियल या फाइनल? बोलो बच्चों। एट टाइम T। और R क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T। तो क्या लिखोगे? माइनस कोफिशिएंट कितना है बेटा इसका? 1, तो -1/1 dA/dt बराबर -1/1, बोलो बच्चों, dV/dt
dt dt बराबर, बोलो बच्चों, k a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। ठीक है, अच्छा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यार। a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स, v की कितनी है बेटा, v माइनस एक्स। चलो अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं बेटा। ठीक है, तो किसी के से साथ भी सॉल्व कर लो। तो इधर क्या आएगा, -1/1, a के लिए सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या आएगा, d ऑफ a माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर k a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। बेटा आप लोगों को तो इंटीग्रेशन आता है ना, सॉल्व करो। बेटा a कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, डी बाई डी टी 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बचेगा बेटा, बोलो, dx बाई डी टी dt बराबर k a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यही तो बचेगा। चलो अब आगे इसको सॉल्व करो, मैथ्स आती है ना, फटाफट सलटाओ। बेटा ये समझ में आया, a कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, सलटाओ इसको, तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स बराबर kt। बेटा मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करो, यहाँ k dt आएगा, सॉरी k dt। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको भी इंटीग्रेट करना है 0 से t। तो बेटा यहाँ लिमिट कितनी होगी, जब t बराबर 0 है, x की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो 0, और t बराबर t पे x। इसको इंटीग्रेट करो बेटा, इसको इंटीग्रेट ऐसे करेंगे क्या, v माइनस a dx, या dx बाहर ही ले लो, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स dx होल का इंटीग्रेशन 0 से x। बेटा देखो सही लिखा है क्या, yes sir k dt 0 से t। चलो भैया इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करना आता है ना, फटाफट इंटीग्रेट करो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन b माइनस a ln, ठीक है, a बाय b माइनस एक्स और a माइनस एक्स। देखो बेटा यही आ रहा है क्या, चेक करो, a माइनस एक्स और बराबर के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन डेट यू आर गोइंग टू गेट। इंटीग्रेट करो इसे, सही है, यही एक्सप्रेशन आएगा बेटा। दिस इज द एक्सप्रेशन डेट यू आर गोइंग टू गेट। कोई तकलीफ बेटा यहां तक, no sir ठीक है, यहां से आप सल्टा लेना। अच्छा बेटा एक चीज सोचो, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये तो आपको आता ही है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाफट सल्टा ही लोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज और सिखाता हूं बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट, ऑल क्लियर? चलो अब मैं केस 1 ले रहा हूं, केस 1 ध्यान से समझना। केस 1 में मैं ले रहा हूं b जो है वो फार ग्रेटर देन a है, b जो है वो फार ग्रेटर देन a है। इसका मतलब क्या ये समझ में आता है, b माइनस a वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b? बोलो बेटा ये सुनो। यस सर। अगर मैं आपको एक ऐसा केस दे रहा हूं कि v बहुत बड़ा है a से, तो आपको समझ में आता है b में से a घटाओगे लगभग b ही बचेगा। अच्छा बेटा ये बताओ, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, क्या x की वैल्यू कभी a से बराबर हो सकती है या a से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि अगर a के बराबर हो गई तो रिएक्शन क्या हो रहा है, ये कंप्लीट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीशन नहीं होता। तो क्या x की वैल्यू हमेशा a से छोटी है? हाँ अरे बोलो बच्चों ये सुनो, yes sir x की वैल्यू हमेशा a से छोटी है, और अगर x की वैल्यू a से हमेशा छोटी है तो बेटा अपने को समझ में आता है x इज स्मॉलर देन a, और a जो है वो b से बहुत छोटा है। तो क्या अपने को ये समझ में आता है जो x होएगा वो b से भी बहुत छोटा होएगा? बोलो ये नो। अरे भाई लोगों समझ में आ रहे हैं, x छोटा है a से और a छोटा है b से, तो ऑब्वियस सी बात है b छोटा है, b बड़ा होएगा किससे? x से, x छोटा होएगा b से।
एक्स ए से छोटा है और ए बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन? बी। सबसे लल्लू कौन? एक्स। तो अपने को ये समझ में आता है कि बी माइनस एक्स जो होएगा वो भी लहराता हुआ लगभग बी होएगा। ठीक है, यस, चलो शाबाश। तो अब अपन इसी में चेंजेस कर लें कुछ। बताओ बेटा, ये एक्सप्रेशन क्या था? b माइनस ए। तो बताओ बेटा एक्सप्रेशन क्या बचा? b माइनस ए किसके बराबर है? बोलो। अबे b माइनस ए b के बराबर है, तो b माइनस ए को क्या लिख दूंगा? b ln a बाय b। बेटा b माइनस एक्स किसके बराबर है? p के बराबर। p के बराबर है। और नीचे क्या आ गया? a माइनस एक्स बराबर के टी। तो क्या आपको ये समझ में आता है? टिडिंग और टिडिंग हो गया। ठीक है, अच्छा b तो कांस्टेंट है, तो उसको उधर ले जाऊं तो क्या बन के आ गया? ln a अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी इंटू के इंटू टी। बोलो बच्चों, ये सुनो और जरा ये देखो, ये तो नहीं लिखा है ln a नॉट अपॉन ए टी बराबर के डैश इंटू टी, वेयर के डैश की वैल्यू क्या है? बोलो बेटा, v इंटू के। इतना आ गया क्या समझ में सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब बेटा जरा ये देखो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया क्या कहीं आप फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो नहीं हो? बताओ। देखने से लग रहा है। यस सर। बताओ बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ IRL यही तो आता था। तो अपने को ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है कि अरे सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में कितने ऑर्डर की रिएक्शन है? बताओ। सेकंड ऑर्डर। सेकंड। लेकिन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो कैसा बिहेव कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सूडो। सूडो का मतलब नकली। बिहेव कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो अपन क्या बोलेंगे? ये नकली फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया बेटा? तो इस केस को क्या बोलेंगे? जब बी फार फार ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और बेटा जो इसका नाम क्या होता था? रेट कांस्टेंट। के डैश का नाम क्या होता था? रेट कांस्टेंट। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। सूडो रेट कांस्टेंट। सूडो रेट कांस्टेंट। इतना समझ में आया क्या भाई लोगों सबको? यस सर। चलो छापो, फटाफट छापो। एक तरीका अभी मैं और बता दूंगा आपको जिससे कि चीजें आसान हो जाएंगी। इतना छापो बच्चों। बेटा इतना समझ में आता है, अगर कहीं दे रखा होता है ए फार फार ग्रेटर देन बी, तो आप क्या करते? इसका उल्टा करते रहते, यही आ जाता एक्सप्रेशन लास्ट में मिलता जुलता। यस सर। अगर कहीं पे लिखा होता सेकेंड केस कि ए फार फार ग्रेटर देन बी, तो आप क्या लिखते? बी माइनस ए किसके बराबर हो रहा था? माइनस ए के। अबे हाँ या ना? बी माइनस ए, अगर ए बहुत बड़ा है बी से तो बी माइनस ए कितना हो जाता? माइनस ए। और बेटा बताओ ए माइनस एक्स कितना हो जाता? ए। अरे भाई लोगों ये सुनो, क्योंकि जो x है वो b से तो छोटा ही होता। ठीक है, और b छोटा है a से, तो x भी छोटा है किससे? a से। तो a माइनस एक्स भी कितना हो जाता है? a। तो इसमें वैल्यू पुट कर कराओ, वैल्यू पुट कर करा के सॉल्व करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ln b अपॉन b माइनस एक्स बराबर a इंटू के इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो बेटा जरा ये बताओ, क्या ये लिखा हुआ है ln b नॉट अपॉन बी टी बराबर a इंटू के इंटू टी? और फिर से भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फलाना नेम का, सही है?
अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या? चलो बढ़िया। यस। Yes. केस 1 है बी फार फार ग्रेटर देन ए, यानी जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी बड़ी है ए से। अब बेटा मुझे ये बताओ, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ए से, तो बेटा ये बताओ एक्स ए से छोटा है तो एक्स बी से भी बहुत छोटा है। तो बेटा जरा ये बताओ, क्या इस बी माइनस एक्स को ही क्या मैं बी लिख दूं यहीं पे? बोलो बच्चों, यस और नो। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, क्योंकि अगर बी बहुत ज्यादा है तो उसमें से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया लगभग बी ही बचेगा। तो अपने को समझ में आता है, कोई मुझसे पूछे बीटी, तो बेटा बीटी क्या है? बी ही तो है। बीटी तो बी ही है। नहीं सर, मेरे को तो इंटीग्रेट करके बताओ IRL निकालो, IRL इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा? -1/1 DA बाय DT बराबर के। ए क्या है? A माइनस एक्स, Into B. और बी क्या था बेटा? B. B माइनस एक्स। और जिसको लहराता हुआ आपने किसके बराबर कर दिया? B. बी के। तो ये क्या एक्सप्रेशन ये बचा क्या? B इंटू के इंटू A⁻1। बोलो बच्चों, क्या ये एक्सप्रेशन बचा? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसके sir. आगे तो इंटीग्रेट करना आता है। करो इंटीग्रेट, फटाफट करो इंटीग्रेट। तो आपका क्या आ जाएगा? DA/A बराबर B इंटू के। और बेटा इधर वाला माइनस उधर चला जाएगा तो एक माइनस भी लग जाएगा, और इंटू DT। ठीक है, बी के तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो T और 0 से T। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? dx/x। तो T बराबर 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A0। और किसी टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? A0 minus X. 80। बाद में पुट कर देंगे अपन A0 माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन तो आता है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ln A0 अपॉन 80 बराबर, बोलो बच्चों, B इंटू के इंटू टी। देखो यही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या सभी का? देखो चेक करो बच्चों। देखो भैया यही आया सभी का। अरे भैया इंटीग्रेशन करना आता है ना, फटाफट करो बच्चों। इंटीग्रेशन करके यही आया होएगा। अच्छा जरा ये वाला एक्सप्रेशन देखो और ये वाला एक्सप्रेशन देखो, सेम है क्या? तो हर बार इतना लंबा नहीं करना, चुपचाप यहीं पे इसको सल्टा दो। अरे समझ में आया बच्चों सभी को? Yes, sir. चलो बढ़िया है। तो एक मैं केस 2 आपको होमवर्क दे दूं। केस 2 में क्या है कि इस बार क्या लिया था? बी ग्रेटर, तो इसमें लेता हूं A बी। तो आपकी क्या करोगे आप? A माइनस एक्स को क्या लिख देना? A। ठीक है, और B माइनस एक्स को लेके सॉल्व कर डालना। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस आप लोग घर से करके लाएंगे, आंसर यही लिखा हुआ है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, छाप लो भैया, आसान से ही है ये, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। बेटा ये बताओ, ये मेरे सामने पानी है, प्योर सॉल्वेंट। इसमें मैं प्योर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है भैया बोलो? नालाई को बहुत पीटूंगा। आयनिक पे पढ़ाया था ना 55.55 1 ग्राम पर ml डेंसिटी के हिसाब से 55.55। अच्छा इसमें मैं अगर चीनी डालूंगा या नमक डालूं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? हाफ मोलार, 1/4 मोलार, हद से हद 1 मोलार। इस बहुत कम, बहुत ज्यादा तो आप कर नहीं पाओगे डिसॉल्व इसमें। तो इतना समझ में आ रहा है क्या? 55.55 के सामने हाफ मोलार, 1/4 मोलार बहुत लल्लू चीजें हैं। हाँ ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है?
चलो हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. राइट डाउन द हेडिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. राइट डाउन द हेडिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. अच्छा, अब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे. इससे पहले मैथ्स पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है एस्टर की, बोलो. एस्टर को एक्सेस पानी. आप पानी में ले लो, मीडियम को हल्का सा एसिडिक रखते हैं, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल. यही तो मिलता है बेटा अपने को. तो इसका जो रेट होता है वो क्या, इसको याद रखना बेटा. एग्जाम्पल को, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं उसको याद रखना. के एस्टर की पावर 1 और H2O की पावर 1. ठीक है, के एस्टर की पावर 1 और H2O की पावर 1. अच्छा बेटा, ये कौन है? पानी कौन है? सॉल्वेंट. अबे ये एक्वस एक्वस होते हैं ना, एक्वस एक्वस और एक्वस. ये है सॉल्वेंट. तो अगर सॉल्वेंट है तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं क्या? बोलो बच्चों. यस सर. सॉल्वेंट कौन सा, क्योंकि बहुत ज्यादा होएगी ना, तो बहुत ज्यादा वैसे थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन बाकी तो बहुत ज्यादा बचा ही रह जाएगा, तो लगभग कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी. सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी ऑलमोस्ट assumed to be, can be almost assumed to be, बोलो बच्चों, कांस्टेंट. ठीक है, तो जरा ये बताओ, H2O की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आ गई, तो K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन, इसको कुछ नया नाम दे दिया जाए क्या बच्चों, बोलो. हाँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट मसाला हो गया ना, एस्टर की पावर 1. तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको K डैश बोल दूं क्या? बोलो बच्चों, इसको बोल देते हैं K डैश. तो आपका रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, वो किसके बराबर आ गया? K डैश इंटू एस्टर की पावर, बोलो बच्चों, 1. क्या आपका ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया क्या? अरे बच्चों बोलो यस और नो. ये आपका क्या बन गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और कोई K डैश की वैल्यू पूछे तो क्या लिखी हुई है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. चलो छाप लो इसे फटाफट. और ये लिखा हुआ है H2O सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी ऑलमोस्ट एज्यूम टू बी कांस्टेंट. ठीक है, एक दो एग्जांपल और है, उसको देखते हैं कैसे करोगे. चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लिख लो. A प्लस B गोइंग टू प्रोडक्ट. ठीक है, और आपको दे रखा है कि इन t बराबर 0 पे इसका A है और इसका B है, और आपको रेट लॉ जो गिवन है वो गिवन है कि A टू द पावर 1 और B टू द पावर 2. पहले तो ऑर्डर बोलो बेटा रिएक्शन का कितना है फटाफट. अबे ऑर्डर बोलो. 3 ऑर्डर. शाबाश. ऑर्डर कितना है? 3. अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड IRL. लिखो, फाइंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ. फाइंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ if B is far greater than, find integrated rate law if B is far greater than A. तो भाई लोगों कैसे करोगे? बच्चे बोलेंगे अब सर हम समझदार हो गए. T बराबर T पे क्या लिखेंगे? A माइनस एक्स और B माइनस एक्स. कोई तकलीफ?
अब अपन अगले स्टेप में क्या बोलेंगे, क्योंकि b बहुत बड़ा है a से, तो b माइनस एक्स लगभग कांस्टेंट हो जाएगा b के बराबर। बोलो बच्चों, क्योंकि b बहुत बड़ा है ना a से, तो a बड़ा है x से, तो ऑब्वियस सी बात है b बड़ा है काफी ज्यादा x से, तो बेटा b माइनस एक्स लगभग कितना हो जाएगा, b के बराबर। b के बराबर। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, r बराबर k a टू द पावर 1, और b माइनस एक्स को क्या लिख दोगे बेटा, b। इसको लिख दोगे आप ऐसे b का स्क्वायर। स्क्वायर। b स्क्वायर कांस्टेंट है तो आप किस में सलटा दोगे, k के अंदर। a के साथ। ठीक है, तो के बी स्क्वायर इंटू a टू द पावर 1, और इसी को क्या बोल दोगे, k डैश। इसी का नाम क्या रख दोगे बेटा, बोलो, k डैश। k डैश। तो आपका इसका नाम क्या रख दोगे, k डैश। तो आपके पास रेट क्या आ गई, r बराबर k डैश a टू द पावर 1। आगे तो सॉल्व करना आता ही है, क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन गई। यस सर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, जब इंटीग्रेट करोगे फाइनली देखना ये आ जाएगा ln a0 अपॉन 80 बराबर k डैश इंटू टी, और k डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, के बी स्क्वायर इंटू टी। बेटा इंटीग्रेशन खुद से करना, ठीक है, और ये वाला इंटीग्रेशन तो इतनी बार कर चुके हैं, आपको सीधा समझ में आना चाहिए। आर को क्या लिखोगे, -1/a डी ए बाय डी टी। ठीक है, चलो समझ में आया बच्चों, यस सर। चलो शाबाश। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सल्टा देना, क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और यहाँ के डैश की वैल्यू क्या थी, ये के डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है के डैश की। ठीक है, और यहाँ पे के डैश की वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। यस सर। चलो मिटा दो इसको। अब अपन 2-4 सवाल और करते हैं आसान आसान से। बेटा ये बताओ, जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शाबाश। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, इक्वल परसेंटेज गेट्स रिएक्टेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। जेई मेन ने और जेई एडवांस ने काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं पुराने टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आसान सा है, उसको करें। ठीक है, आपको दे रखा है 3a गोइंग टू प्रोडक्ट। बेटा आज आप लोगों की 8 बजे तक क्लास है क्या, 8:30। 8:30? यस सर। सर एक्सटेंड कर दीजिए। सिलेबस खींच रहे हैं। सर कल तो 8:45 तक था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लिखो भैया t बराबर 0। अरे नहीं ऐसे नहीं, आपको दे रखा है टाइम इन मिनट। अरे मैंने आपको यूनिट ऑफ के पढ़ा दिया क्या, शायद नहीं पढ़ाया है, यूनिट ऑफ के नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया सर, वो थ्योरी वाला ना। यूनिट ऑफ के पढ़ा देता हूं मैं, वैसे तो आसान था ही है, कॉमन सेंस है। तो पहले हेडिंग डालो यूनिट ऑफ के, हेडिंग डालो बेटा यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट। बेटा जो रेडियो एक्टिविटी में लैम्डा होता था क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, वो टेम्परेचर क्या किसी के ऊपर नहीं करता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो हेडिंग डालो यूनिट ऑफ के। बेटा आर क्या होता है, के ए टू द पावर एन। एन क्या है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये है आपका एन। एन की वैल्यू ये होती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बेटा जरा ये बताओ रेट की यूनिट क्या होती है, आपको लेक्चर 1 में लिखवाइए। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम टेकन का मॉड, यही तो होता है रेट। ठीक है, अगर आप पार्शियल प्रेशर में लोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम अपॉन टाइम। ठीक है,
अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में लोगे तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी अपॉन टाइम। अब आपके ऊपर है कि टाइम को आप मिनट में ले लो, सेकंड में ले लो, या आवर्स में ले लो, या फिर ईयर्स में ले लो। तो आर की यूनिट क्या क्या हो सकती है बेटा, बोलो। मोलैरिटी अपॉन, बोलो बच्चों, सेकंड। अबे नालायक को पहले ही लेक्चर में लिखवाई थी ना आर की यूनिट, ठीक है। यस सर, और क्या क्या हो सकती है सर, मोलैरिटी अपॉन मिनट इनवर्स, मतलब मोलैरिटी अपॉन मिनट। या फिर क्या होता है, नहीं सर मैं तो पार्शियल प्रेशर में लिखूंगा, तो कोई बात नहीं, तो ऊपर क्या लिख लोगे, एटीएम अपॉन मिनट या एटीएम Minute. अपॉन आवर। कोई Second. बोले नहीं मैं तो टाइम को घंटे में लेके चलूंगा, ले ले भैया। उसके बाद में क्या बोलते हैं, कोई बोले नहीं मैं तो टॉर में लेके चलूंगा और टाइम को मैं ईयर्स में लेके चलूंगा, तो भैया तू भी ले ले, ईयर्स में ले ले। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट थी क्या बेटा आर की, डीसी तक थी। ठीक है। अच्छा बेटा इतना अपने को भी समझ में आता, जो यूनिट आर की लोगे वो यहाँ पे भी लोगे, ठीक है। तो जनरली अपन यूनिट कौन सी लेके चलते हैं, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन में जनरली लेके चलते हैं। किसमें लेके चलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो आर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, बोलो। जनरली जो यूनिट, पहले इतना छाप लो, इतना छाप लो, ये किसकी यूनिट्स है, आर की, रेट की। ठीक है, आर की है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा, अभी मिटा दूं, यस सर, ठीक है। जनरली अपन कौन सी यूनिट लेके चलते हैं, मोलैरिटी पर सेकंड। जरूरी नहीं है पर सेकंड और मिनट भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया कि इसकी यूनिट क्या है, मोलैरिटी। अच्छा ये किसके बराबर, मोलैरिटी पर सेकंड, इसकी क्या है, के। और ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा मोलैरिटी में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोलैरिटी की पावर, बोलो बच्चों, एन। हाँ है ना, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड बराबर यूनिट ऑफ के आ गया क्या, बोलो बेटा, यस सर, यूनिट ऑफ के, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, बोलो बच्चों। ये याद रखना, यूनिट ऑफ के इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा होएगा ना, उसमें बच्चों कोई हवा नहीं लग रही होगी अपने को कि अरे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है या किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई ना कोई हिंट दे रखा होएगा, अपने को पकड़ने की जरूरत है। और वो हिंट अपन कहां से पकड़ेंगे, यूनिट ऑफ के से। समझ में आया। अगर मान लो यूनिट ऑफ के दे रखी है आर इनवर्स, तो बताओ बेटा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फटाफट बोलो। अबे नालायक को इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। अगर यूनिट दे रखी है आर इनवर्स, तो आप समझ जाओगे कि टाइम को इन्होंने आर्स में लिया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी नहीं आ रही है, तो 1 माइनस एन 0 हो गया होएगा क्या। अरे भैया मोलैरिटी की यूनिट नहीं आ रही है ना, तो 1 माइनस एन क्या हो गया होएगा, 1। यानी ये किसके ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया बच्चों। यस सर, मैं क्या बोल रहा हूं, मोलैरिटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मोलैरिटी की पावर क्या हो गई होगी, 0। तो 1 माइनस एन को क्या होना पड़ा होएगा बेटा, 0। तो 1 माइनस एन, अरे बच्चों ये यार फिजिक्स में सब पढ़ाते हैं ना यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से। तो 1 माइनस एन बराबर 0, तो एन बराबर 1। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। चलो एक क्वेश्चन और करो। अगर आपको दे रखा है के की यूनिट है मोलैरिटी, बोलो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस एन बराबर 1। तो आपकी एन कितना आ गया, बोलो 0। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, 0, ठीक है। और अगर आपको दे रखा हो के की यूनिट है मोलैरिटी की पावर -1 और ईयर इनवर्स, तो बताओ बेटा कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर। तो कहने का आशय क्या है कि यूनिट ऑफ के याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो छापो फटाफट, राइट इट डाउन, बहुत पढ़ाना है आज यार, फटाफट छापो।
लिख लिया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, के की यूनिट ध्यान रखना, और कभी भूल जाओ तो बेटा विद इन सेकेंड्स पहुंच जाओगे। आर क्या होता है, ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये क्या है, मोलरिटी पर सेकेंड के, और ये क्या मोलरिटी की पावर एन, तो सीधा आ गया। कभी भूल जाओ तो 2-3 सेकंड लगेंगे, निकाल लेना। ठीक है, ये है आपकी यूनिट ऑफ के। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-3। बेटा ये बताओ रिएक्शन को अपन किसमें पढ़ते हैं, मास में पढ़ते हैं क्या? नहीं, किसमें पढ़ते हैं? मोल्स में। अच्छा, मोल्स डब्बे की वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। बोलो बच्चों, अबे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अपने को ये भी पता है अगर आइडियल गैस है तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पहली क्लास में लिखवाया था ना, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर सीआरटी। CRT, yes, sir. ठीक है। अच्छा, अपन ये भी बोल सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप रिएक्शन को मोल्स में पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ो, या पार्शियल प्रेशर में पढ़ो, सही बात है या गलत बात है उसको पढ़ना? सही बात। सही बात है, सेम ही बात है, तो प्रोपोर्शनलिटी तो यूज करते जा रहे हो आप, लेकिन क्या मास में पढ़ना सही है? नहीं। ठीक है, चलो अब इसमें कहानी शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 2O5, और बेटा रिएक्शन देख लेना, बैलेंस करके दे रखी है 2NO2 प्लस O2, और यहां पे 4 कर लो। सही है क्या? 4 ना, बैलेंस नहीं है। हाँ, इधर कितना है 10, कुछ तो गड़बड़ है, इधर 4 आएगा। अब देखो बेटा, आप क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? हाँ, अब बैलेंस है, बढ़िया। 4 4 8, और इधर कितने हो गए 8 2 10, और इधर कितने 10 4। अब रिएक्शन बैलेंस है। आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बेटा आरओडी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिफरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 दे रखा है बेटा 27 ग्राम प्रति मिनट। दे रखा है 27 ग्राम प्रति मिनट। उन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मेरे को बता दे भैया, और मेरे को ये भी बता दे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 वो भी बता दे बेटा कितना आएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं कर दूं, आप करोगे? मैं कर देता हूं, सुनो इसको। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने बच्चों? यस सर। अब सब लोग बोर्ड पे देखें, लिखना बंद कर दें। अपने को पता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में 27 ग्राम N2O5 खत्म हो रहा है, यही तो बोल रहा है ये क्वेश्चन। बोलो बच्चों। तो अपन बोलेंगे यार देखो यार, अपन मास में तो नहीं चलते, अपन मास में तो नहीं चलते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मोल में चलाते हैं। तो बेटा जरा ये बताओ N2O5 का मोलर मास कितना है? 108 ग्राम, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। नाइट्रोजन का 28, N2 का, और O5 का हो गया 80। 80 और 28 108। तो अपन बोलेंगे देख भैया तूने मेरे को क्या दिया है, ग्राम पर मिनट, लेकिन ग्राम पर मिनट में तो हम चलते नहीं है, हम कहानी किसमें लेके चलते हैं? मोल्स में, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन इसको मोलर मास से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स प्रति मिनट आ जाएंगे क्या? बोलो बच्चों। यस सर। मास को अपन मोलर मास से डिवाइड कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे कि 1 मिनट में कितने कंज्यूम हो रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे 27/108, ठीक है, 27/108। तो कितना आ गया 1/4 मोल प्रति मिनट। तो अपने को क्या समझ में आया बेटा
कि 1 मिनट में N2O5 का 1/4 मोल खत्म हो रहा है। इतना समझ में आया क्या बच्चों? Yes, sir. चलो अब मेरे को ये बताओ ऐसा कौन सा रिलेशन है। तो एक तो ये कि इस क्वेश्चन को अपन कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सलटा सकते हैं, वो अपन सलटाएंगे, लेकिन अभी अपन काइनेटिक्स की ही बातें करेंगे। अब बेटा मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ROD और ROA दोनों के बारे में चर्चा करता है। बोलो बोलो बेटा, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ROD और ROA दोनों के बारे में चर्चा करता है? तो आप बोलोगे सर ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटा? बोलो बच्चों, फटाफट बोलो। -1/2 dN2O5 अपॉन dt। सही बेटा, पहली क्लास में रेट ऑफ द रिएक्शन सिखाया था ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो, लिखना आता है ना, -1/a dA/dt। इसके लिए क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट नीचे, तो 1/4 dNO2/dt, और ये क्या आ जाएगा? बराबर 1/1। बेटा यहां माइनस क्यों नहीं लगा रहे? फॉर्मेशन है प्रोडक्ट में है सर। प्रोडक्ट से ना इनकी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। Yes, sir. DO2/dt, ठीक है। चलो शाबाश। अब बेटा मुझे ये बताओ ये क्या चीज है? बोलो बच्चों, अरे खुद से बोलो। ROD। ये ROD ऑफ N2O5 तो नहीं है बच्चों? बोलो। Yes, sir. और ये क्या है? RO. ROA ऑफ NO2। और ये क्या है? ROA ऑफ O2, ठीक है। अच्छा, तो ये ये तीनों बराबर है क्या आपस में? बिल्कुल। अब बेटा जरा ये बताओ आपको क्या दे रखा है? बोलो, क्या आपको ROD ऑफ N2O5 दे रखा है? अरे अभी तो निकाला था ना, 1/4 मोल पर मिनट। तो जो नीचे 2 है उसको मैं 2 इधर ही लिख देता हूं। और ROD ऑफ N2O5 कितना है बेटा? बोलो। 1/4 मोल पर मिनट, ठीक है। 1/4 मोल पर मिनट बराबर क्या आ जाएगा? बेटा आवाज आ रही है? पहले ये बताओ। Yes, sir. तो नालाई को बंद क्यों हो जाते हो? बीच में बोलते रहा करो ना। ये समझ में आया बेटा कैसे लिखा? Yes, sir. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होती है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां क्या लिखोगे? 1/4 और ROA ऑफ, बोलो बेटा, NO2। और ये किसके बराबर है? 1/1 ROA ऑफ O2। तो बेटा जरा यहां से ये बताओ ROA ऑफ NO2 कितना आया? या इसको अपन ऐसा लिख दे क्या? इसको मान लेते हैं x मोल पर मिनट, कोई तकलीफ? और इसके मान लेते हैं बाय मोल पर मिनट। चलो x और y की वैल्यू बताओ बेटा फटाफट। X का हाफ। x बराबर 1/8 1/2 और y बराबर 1/8। कोई तकलीफ यहां तक? 900। तो आप समझ गए कि रेट ऑफ NO2 कितना आया बच्चों? बच्चों बोलो। x मोल पर मिनट यानी हाफ मोल पर मिनट। और इसका कितना आया? 1/8 मोल पर मिनट। तो इसका कितना आया? बोलो। 1/8 मोल पर मिनट। मिनट। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? ग्राम पर मिनट। 27 ग्राम पर मिनट, और उन्होंने ग्राम पर मिनट में ही पूछा है। तो भैया ग्राम पर मिनट में आंसर देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अपने को मोल्स आ गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा क्या? Yes, sir. तो इसके लिए कितना करोगे? नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, मोलर मास कितना होता है NO2 का? 46। इसके मोल्स कितने? 1/8।
तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 32, तो बेटा कितना आ गया 32/8, 4 ग्राम पर मिनट, और ये कितना आ गया 23 ग्राम पर मिनट। समझ में आया क्या बच्चों? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। बताओ बेटा, समझ में आएगा सभी को? हाँ Yes, sir. चलो बढ़िया है। यस सर, यस सर, चलो बढ़िया है। न्यू टर्म यूज हुए और सारा तो कॉन्सेप्ट हुई। हाँ कंसेप्ट तो पुराने ही है। आपको पता है ROA क्या होता है? आपको पता है ROD क्या होता है? अच्छा कोई मुझसे पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे क्या? आप बोलोगे यही तो लिखा है। हाँ ये जो लिखा है ये है क्या? बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। ठीक है, ग्राम में पूछा जाए तो ग्राम में कर देना, और क्या। अच्छा एक चीज और देखो, इसको मैं एक करने का तरीका और बताता हूं। इसका N2O5 का 1 मिनट में कितना मोल खत्म हो रहा है? 1/4। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 मोल से बनता है 4 मोल, तो 1/4 से कितना बनेगा? हाफ मोल। ठीक है, 2 मोल से बनता है 1 मोल, तो 1/4 से कितना बनेगा? 1/8 मोल। तो वहीं से आंसर नहीं आ गया? हाँ, तो जो इच्छा हो वो लगा लो, लेकिन ये तरीका सीख लो, ROR और ROD और ROA वाला। समझ में आया क्या बच्चों सभी को? चलो शाबाश। हाँ जो एक बच्चा बोल रहा है ना सर स्टाइचोमेट्रिक अप्रोच, वो यही है स्टाइचोमेट्रिक अप्रोच, यूनिटरी वाली। ठीक है, मिटा दे बेटा इसे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड T हाफ, फाइंड T हाफ कॉमा K, फाइंड T हाफ कॉमा K एंड CT एट T बराबर 60 मिनट एंड CT एट T बराबर 60 मिनट कॉमा 75 मिनट। $60 minutes, 75 minutes। चलो भाई लोगों आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, जो आपको बोला उसमें डेटा लिख लो। दे रखा है 3A गोइंग टू प्रोडक्ट, 3A गोइंग टू प्रोडक्ट्स, और आपको ये बना के दे रखी है टेबल। इधर टाइम दे रखा है मिनट में, टाइम दे रखा है मिनट में, और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जब टाइम 0 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलार, इसकी जब टाइम 10 है, 10 नहीं 20 ले लो, जब 20 है तो कॉन्सेंट्रेशन है 8 मोलार, और जब टाइम 40 मिनट है कॉन्सेंट्रेशन है 6 मोलार। तो आप मेरे को ये बताओ जब टाइम होएगा 60 मिनट तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, और जब टाइम होएगा 75 मिनट तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची होगी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन करना अलग चीज है। सर प्लीज रिपीट, लिख लो भैया। क्वेश्चन ये है फाइंड T हाफ, फाइंड T हाफ एंड रेट कांस्टेंट K, और 60 मिनट पे बता दो और 75 मिनट पे बता दो। तो क्वेश्चन करना हमारा एम नहीं है, जो चीज सिखानी है उसको सीखें। कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और जो स्टेप बाय स्टेप है उससे चलेंगे। अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करना आप लोग। पहला काम क्या है आपके पास? द वेरी फर्स्ट वर्क दैट यू नीड टू डू, चेक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आंसर आ जाता है जीरो ऑर्डर तो बढ़िया बात, नहीं आता है तो हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है सब चेक कैसे करेंगे। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक तो पता है, जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्वांटिटी रिएक्ट करती है,
और फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करती है। ठीक है, अब अपने को इसमें ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर फाइंड ऑर्डर। अब बेटा ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो सर ने बताया अभी कि पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक करेंगे, आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, चलो बाकी और भी तरीके जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा और किस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन पहला तरीका तो यही है। अब इसमें जरा ये देखो, 0 से 20 मिनट जाने में आपको वक्त लगा 20 मिनट, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी खत्म हो गई? पहले 10 मोलार थी, अब 8 मोलार बची है, तो रिएक्ट कितनी कर गई? 2 मोलार। अगले 20 मिनट में देखो, 20 से 40 मिनट जाने में कॉन्सेंट्रेशन 8 मोलार से 6 मोलार हो गई, यानी क्या अगले 20 मिनट में 2 मोलार रिएक्ट कर गई? तो आप बोलोगे अरे सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये तो जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक है। इफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर, तो अपना ऑर्डर क्या आ गया भैया? बोलो जीरो ऑर्डर। जीरो। ठीक है, तो पहला आंसर लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होएगा बेटा? के ए टू द पावर कितना आया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? जीरो। तो यहां क्या लिखा होएगा? जीरो। ठीक है, यहां क्या लिखा होएगा बेटा? जीरो। अब अपने को टी हाफ पूछा है और अपने से के भी पूछा है। चलो तो अपन टी हाफ की भी चर्चा करते हैं और अपन के की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले अपन एक एक्सप्रेशन डराइव कर लेते हैं। बेटा बताओ आर को क्या लिखूं? बेटा बोलो -1/1 dA/dt। हाँ सही बोल रहा हूँ गलत? 1/1 dA/dt माइनस या 1/3 माइनस dA/dt। बोलो 1/3, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है? 3। बच्चे प्राय गलती करते हैं, उनकी आदत होती है -1/1। ना भैया, कोफिशिएंट 3 है ना, तो क्या लिखोगे? -1/3 dA/dt बराबर के। अच्छा, ए टू द पावर 0 कितना हो गया? 1। इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना तो आता है बेटा, तो क्या आएगा? डी 3 को इधर ले रहा हूं, ए को क्या लिख दोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 - x। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे? -1/3 डी ऑफ -1/3 डी ऑफ 10 - x अपॉन dt बराबर के। 10 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, माइनस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? dx बराबर -3, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस भी चला गया, 3k dt। चलो इंटीग्रेट करो। जब t बराबर 0 है तो x कितना है? 0। जब t बराबर t है तो x कितना है? x। ठीक है, तो क्या इंटीग्रेशन आ गया? x बराबर 3k t। ठीक है, at कितना है बेटा? at है a0 माइनस x। तो बेटा यही तो अपना at है। बोलो बच्चों, ये सुनो, यस सर। यही तो अपना at है। ठीक है, तो at कितना है? ये तो at बराबर 10 - x। तो 10 और x की वैल्यू क्या है? 3kt। तो क्या ये at आ गया बच्चों अपने पास? बोलो, दिस इज योर at। अब बात ये है कि अपने को टी हाफ पता करना है और अपने को के भी पता करना है। तो क्या बेटा अपने को ये चीज समझ में आती है क्या? बेटा बताओ, क्या बात समझ में आती है अपने को कि अगर अपने को टी हाफ निकालना है, फॉर टी हाफ at कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों फटाफट। A0/2। हाँ, at कितना हो जाएगा? 5 मोलर। अबे 10/2 5 मोलार हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, 10 -
3KT, AT कितना हो जाएगा 5। तो जरा यहां से KT निकालो भैया, T हाफ निकालो यहां से, कितना आया, के टर्म में आ जाएगा ना, कितना आया 5, 5/3 आ रहा है क्या, 5/3 के बराबर T हाफ, यही आ रहा है क्या बच्चों, चेक करो, यही आ रहा होगा, C0/3 के 10 - 5 5, हाँ ये आ रहा होगा। Yes, sir. दिस इज योर T हाफ, ठीक है। अब बात ये है सर के कहां से आया, के की भी तो वैल्यू बताइए, या अपन बोले T हाफ की वैल्यू बताइए तो अपन के की वैल्यू बता पाएंगे। तो क्या आपने को इतना समझ में आ रहा है अपने को के क्या निकालने की जरूरत है, बताओ बच्चों, ये सुनो, अभी तक के निकला क्या अपना कहीं से, No, sir. नहीं सर, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। बेटा यहां से यहां जाने में और AT कितना है, इस वाले को डील कर लो आप, T बराबर 20 मिनट पे, बोलो बच्चों, T बराबर 20 मिनट पे, अरे बच्चों बोलो, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 80, 8 molar. 8 मोलार, ठीक है। अब क्या नजर आया अपना, के आ गया, बोलो बच्चों, ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। तो यहां से के निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 2 by 5. ये आ जाएगा 2, 2 से 2 चला जाएगा, 1/30 आ रहा है क्या, हाँ चेक करो, 1/30 मोल पर मिनट, ये आ रहा है क्या के, चेक करो बच्चों, यस सर। हाँ बच्चों यही आ रहा है क्या, 3/10 आ रहा है। यस सर। यही आएगा, मैंने पहले कहा मेरी मैथ्स अच्छी है, फटाफट, ठीक है। चलो के की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, T हाफ आ गया क्या, अरे बोलो बच्चों, यस और नो, Yes, sir. ठीक है, सल्टा दो, तो आपका T हाफ आ गया, यहां पुट कर दो, के की वैल्यू 1/30 पुट कर दो, तो आपका T हाफ कितना आ गया बच्चों, बोलो 5/3, और के की वैल्यू 1/30, तो क्या 50 मिनट आ गया क्या बेटा T हाफ, Yes, sir. ठीक है, T हाफ इज योर 50 मिनट्स। बेटा इन्होंने क्या पूछा है, 60 मिनट और 75 मिनट पे, तो बेटा क्या आपको समझ में आता है, यहाँ के की वैल्यू पता है, टाइम को कितना पुट कर दोगे 60 मिनट, तो क्या 80 आ जाएगा, Yes, sir. और दूसरी बात 75 पुट कर देना तो 80 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो बेटा 60 मिनट के लिए, तो 80 बराबर 10 - 3, के की वैल्यू कितनी है 1/30, और टाइम कितना है 60। बेटा यूनिट ध्यान रखना टाइम की, इधर के मिनट इनवर्स में आया तो टाइम को मिनट में ही पुट करना, सेकंड्स में या घंटे में पुट मत करना, वरना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो T बराबर कितना पुट कर दोगे 60, तो ये कितना होता है, टिडिंग टिडिंग 2, और तो कितना बचा 4 मोलार बचा क्या, तो 60 मिनट पे कितना हो जाएगा 4 मोलार। 75 मिनट पे क्या कितना आएगा बच्चों बोलो, 2.5 molar. 75, तो यहां फिर से आपकी 75 पुट कर देना, ठीक है, आपकी यहां पे 75 पुट कर देना। समझ में आया क्या बच्चों, अरे यस और नो, Yes, sir. चलो एक बच्चे ने बड़ा सही बात लिखी है, कौन है ये, अर्चित जी। अर्चित जी जो आप बोल रहे हो ना वो बात तो सही है, लेकिन बट ऑलवेज बी केयरफुल, अगर जिस दिन मूड एग्जामिनर का सटक गया आपके मजे ले लेगा वहीं पे, ठीक है, तो ऑलवेज बी केयरफुल, जो आप बोल रहे हो बात सही है, लेकिन ध्यान रखना एक हल्का सा चेंज करा गया क्वेश्चन में तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहां रेट देने की बजाय, जो अर्चित जी पूछ रहे हैं मैं उसको आंसर कर रहा हूं, बाकी आप लोग ध्यान ना दें, ठीक है। अगर मैं आपको रेट देने की बजाय यहां पे डायरेक्ट लिख के दे देता, क्या ऐसा लिख के दे दूं, तो जो आप बोल रहे हैं ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको क्या दे रहा है।
क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो वो एग्जामिनर के ऊपर है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, मैंने तो एक ही दो देखे हैं, लेकिन वही वाली बात है, रिस्क वाली बात है। लेकिन जो आप बोल रहे हो वो सही है, ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ, जीरो ऑर्डर में तो यूनिटरी लग जाती है, Yes, sir. बोलो बच्चों ये सुनो, जीरो ऑर्डर में तो यूनिटरी लग जाती है, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंस है ना कंसंट्रेशन और टाइम की। अरे भैया यही वाला एक्सप्रेशन आता है ना, CT बराबर C0, इसमें क्या आएगा -3 kT। अरे बच्चों बोलो, यही वाला एक्सप्रेशन आया था ना अभी। अरे यार फटाफट बोला करो यार, यही तो एक्सप्रेशन आया था। बच्चों क्या हो गया, Yes, sir. यही वाला एक्सप्रेशन तो आया था। तो आप खुद ही देखो, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t और टाइम की लीनियर डिपेंडेंस है ना, तो आप इसमें यूनिटरी लगा सकते हो। और यूनिटरी जब लगा सकते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर 20 मिनट में, बेटा यहां से यहां 20 मिनट। अब पापा देख लो, देखो चंग कर रहा है, मेरा ऐसा लगा इसको निकाल दिया। चंग क्यों कर रहा है? मैं देखो ये क्या है? अरे भैया इतना गुस्सा, चलो 20 मिनट में कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा बोलो? 2 molar. 2 मोलार रिएक्टेड। तो बेटा जरा ये बताओ, यहां से 75 मिनट में कितना टाइम लगा? 75 मिनट। बेटा 0 से 75 जाने में कितना वक्त लगा? 75। तो 75 मिनट में कितना रिएक्ट होएगा? 75 इंटू 2/20। तो कितना रिएक्ट कर गया? 7.5 मोलार रिएक्टेड। अच्छा बेटा 10 मोलार लेके चले थे, 7.5 मोलार रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? अबे 2.5 मोलार खत्म। तो आप यूनिटरी इस तरीके से लगा लो तब भी लग जाएगी। अदरवाइज जो अभी अपन ने वो दिखाया था, जो अपन ने अभी फंक्शन लिखा था, ठीक है, तो उस तरीके से कर लो, तो वहां से भी आप कर सकते थे। अरे समझ में आया क्या जो समझा रहा हूं यार? यस सर। ठीक है, चलो किसी को डाउट हो तो भैया पूछ लो। एक क्वेश्चन और कराना है अभी, फटाफट पूछो। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। अच्छा क्या फर्स्ट ऑर्डर में यूनिटरी लगेगा? नहीं परसेंटेज नहीं, वहां पे लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर में कभी यूनिटरी मत लगाना, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो। अब वैसे तो अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, लेकिन आप लोग यहीं पे करो। आपको दे रखा है बेटा 4 of A going to product, 4 of A going to product, और आपको दे रखा है टाइम, और आपको दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और वो 0, और यहाँ पे 20 मिनट, और यहाँ पे 40 मिनट, ठीक है, और आपको 60 मिनट पे, और यहाँ दे रखी है 10 मोलार, यहाँ पे दे रखी है 5 मोलार, यहाँ पे दे रखी है 2.5 मोलार। चलो भाई लोगों बताओ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन T half एंड रेट कांस्टेंट K। बेटा देखो, आपको मैंने क्या सिखाया कि जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट नहीं है, पहले अपने समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व अपन एग्जाम में करेंगे, यहां समझ लो। पहला स्टेप क्या है? जीरो ऑर्डर चेक करो। कितने बच्चों ने जीरो ऑर्डर चेक करा पहले? बोलो बच्चों, पहले जीरो ऑर्डर चेक करें, जंप नहीं करेंगे, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। पहले आप जीरो ऑर्डर करो, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले 20 मिनट में कितना रिएक्ट करा? 5 मोलर। अगले 20 मिनट में कितना रिएक्ट करा? बोलो 2.5 मोलर। 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, क्योंकि 5 से 2.5 पे रह गया। तो आप बोलोगे यार पहले 20 मिनट में 5 मोलर रिएक्ट कर रहा है, अगले 20 मिनट में 2.5 मोलर, तो ये क्या जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक है क्या? ना। क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करें? बिल्कुल। तो पहले 20 मिनट में 50% रिएक्ट कर गया, अगले 20 मिनट में
उसका 50% रिएक्ट कर गया। अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। हाँ, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है। तो बेटा ऑर्डर कौन सा आ गया बोलो? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? क्योंकि पहले 20 मिनट में 50%, अगले 20 मिनट में 50%। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया इक्वल परसेंटेज गेटिंग कंज्यूम्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अपने से पूछा गया है 60 मिनट पे, लेकिन वो तो चलो सेकेंडरी काम है, मेन चीज है टी हाफ पता करना और के पता करना। तो भैया जरा ये बताओ कितना वक्त लगा इसको आधा होने में? पढ़ के बताओ। 20 मिनट। 20 मिनट। तो इसका 20 टी हाफ कितना आ गया? 20 मिनट। 20 मिनट्स। ठीक है, चलो अब अपने से क्या पूछा? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या लिखोगे? आर बराबर के ए टू द पावर 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आर को क्या लिखोगे सुंदरम बेटा? बोल फटाफट। -1 बाय -1/4 टी ए बाय डी टी बराबर के ए टू द पावर 1। अच्छा, इसको तो इंटीग्रेट करना आता है, फटाफट इंटीग्रेट करो। डी ए बाय ए, ये क्या बन गया? dx अपॉन एक्स, क्योंकि ए क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है ए एट टाइम टी, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो क्या बन गया? dx अपॉन एक्स बराबर माइनस, ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस इधर भेज दिया, -4 के डी टी। तो 4 के तो कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट, तो बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करो 0 से टी। जब 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A0। और जब टाइम टी है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 80। इंटीग्रेट करो फटाफट। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ln A0 अपॉन 80 बराबर, बोलो बच्चों, 4 KT। ये एक्सप्रेशन आ गया क्या? यस सर। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन वगैरह तो आता ही है। ठीक है, लास्ट में एक्सप्रेशन उसी टाइप का बनता है, बस यहाँ पे देख लिया करो क्या है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अपना बन के आ गया। अब अपने को क्या निकालना है बेटा? के निकालना है। तो टी हाफ कितना है? फॉर टी हाफ। ठीक है, या टी हाफ तो अपने को दे ही रखा है, अपने को के निकालना है। ठीक है, तो के निकालना है बाय द हेल्प ऑफ टी हाफ। तो अपने को समझ में आता है एटी कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, A0/2। ठीक है, और कितने वक्त में? बोलो बच्चों, 20 मिनट में। तो के कितना आ गया बच्चों? बोलो, ln 2/4 इंटू टी हाफ। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। क्या आ जाएगा? ln 2 बराबर 4 के और टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलो, 20 मिनट। 20 मिनट। टू हाफ की कितनी? टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 80 मिनट्स। तो बेटा के कितना आ गया आपका? बोलो, ln 2/80 मिनट इनवर्स बराबर के आ गया क्या बच्चों? यस सर। यस सर। तो आपको क्या के की वैल्यू मिल गई? हाँ। अच्छा, अब आपसे अगला प्रश्न पूछा क्या गया है? 60 मिनट पे बताना है। तो आपको इतना समझ में आता है, इसी एक्सप्रेशन में A0 को मैं क्या पुट कर दूं? बोलो, अबे A0 कितना है? 10 है ना? 10। अच्छा, मुझे 80 तो पता करना है, और कितने मिनट पे पता करना है? 60 मिनट पे। अच्छा, के की वैल्यू ये रखी है, के की वैल्यू ये लिखी है। तो के की वैल्यू क्या है बेटा? ln 2/80। तो बेटा आपको समझ में आता है, इसको सॉल्व कर कर आके 80 निकाल लोगे? अरे भैया हाँ है ना, आगे ln वगैरह तो लेना आता है ना, सल्टा लेना। एक तरीका और मैं बता देता हूं, क्या? कि इसको देखो, पहले टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है? बोलो, C0 अपॉन 2 की पावर 1। बेटा ये पहला टी हाफ है ना, दूसरे टी हाफ में कितनी हो जाती है? C0 अपॉन 2 की पावर 2। तो 20 मिनट में एक हाफ लाइफ होती है,
40 मिनट में 2 हाफ लाइफ और 60 मिनट में 3 हाफ लाइफ। तो 60 मिनट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची होगी? 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देना। अगर कोई पूछे 80 मिनट में कितनी होगी, तो बोलो, आप बोलोगे अब तो 4 हाफ लाइफ हो गई। अबे यस और नो? यस सर। तो कितना हो जाएगा? 10/2 की पावर 4। और मान लो कभी वो पूछे 90 मिनट पे बता बेटा मेरे को, अभी बहुत शाड़ा बन रहा है ना कि देखो हाफ लाइफ चल रही, बता 90 मिनट पे। तो 90 मिनट के लिए क्या करना है बेटा? यहाँ टाइम कितना पुट कर देना? यहाँ टाइम कितना पुट कर देना? 90। ठीक है। अबे यहाँ पे टाइम कितना पुट कर दोगे? 60 की जगह 90। ठीक है। तो आप तो एक बार 80 का एक्सप्रेशन आ गया, फिर तो आप किसी भी टाइम पे पूछ लो। ठीक है। अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? यस सर। चलो, that will be that will be all with respect to today's class. I shall see you in next lecture. Till then, take care of yourself. Bye bye बच्चों, bye bye. बाय बाय सर, थैंक यू सर। नोट्स रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है? ओके सर।